नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद गोविंद में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। बाल विकास से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों सभी वीडियो को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। समाजीकरण प्रक्रिया से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय समय पर आती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण किसे कहते हैं? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं, मनुष्य जो है एक समाज में ही रह करके अपने कार्यों का निर्वहन करता है और इसमें कौशल क्षमता के अनुकरण ही नहीं करता, अपितु अपने जीवन के जितने भी उद्देश्य हैं समाज में ही रह करके पूरित करता है, अर्थात पूर्ण करता है। परिभाषा देखते हैं। रास के अनुसार परिभाषा है, इन्होंने कहा कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है, उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। यदि हमें समाज में रहना है तो एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। और सहयोग तभी होगा जब हम की भावना आ जाएगी। तो किन्होंने कहा है? रास जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी परिभाषा है किम्बल यंग के अनुसार, इन्होंने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इन्होंने कहा कि जो समाजीकरण है इसमें सांस्कृतिक क्षेत्र प्रवेश करता है, इसमें संस्कार मिलते हैं, समाज से अच्छे उद्देश्य प्राप्त होते हैं, आइडियल मिलते हैं तथा जो मान्यताएं हैं उनको वह व्यक्ति स्वीकार करता है। जो समाज में मान्यताएं हैं वह व्यक्ति समाज की मान्यताओं को क्या करता है? स्वीकार करता है। अब आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। समाजीकरण के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है स्वदर्पण का सिद्धांत। स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? कूले ने दिया था। इनके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतरक्रिया पर आधारित होता है। समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वयं के बारे में सोचना, स्वदर्पण का सिद्धांत विकसित होती है। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हमारे घर में आता है वह अगर बालक देखता है तो उनको देख करके वह अनुसरण करता है, सीखता है और लोगों को पहचानता है। स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? कूले ने दिया। जो दूसरा सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था? मीड महोदय जी ने दिया था, मैं और मुझे का सिद्धांत। इनके अनुसार समाज में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। हम जो है समाज में क्या करते हैं? अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहार को अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं उनका समाजीकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। तो जो बालक होता है धीरे धीरे समाज में अपनी बातों को रखता है, बतलाता है कि ये कार्य अच्छा है, ये कार्य नहीं अच्छा। धीरे धीरे समाज से मिलता है तो वह समाज में अपने आप को कौन सी भावना पर रखता है? मैं और मुझे के सिद्धांत पर रखता है कि मेरा ही प्रभाव रहे। तीसरा जो सिद्धांत है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? दुर्मिक ने दिया था। दुर्मिक। इनके अनुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती हैं जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत मिली हुई होती हैं। बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है।
तो अर्थात ये कह सकते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो होता है, बालक किससे सीखता है? समाज से सीखता है। समाज में क्या गतिविधियां हो रही हैं वह बालक उनको देख करके सीखता है। तो जो तीसरा सिद्धांत हम हो गया सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला जो है पालन पोषण। इसमें क्या होता है कि बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। यदि बालक का पालन पोषण अच्छा होगा तो वह बालक तीव्र बुद्धि, समाज में अपना अच्छा स्थान रखेगा, अर्थात मान सम्मान उसे मिलेगा। पालन पोषण। सहानुभूति, दूसरा है सहानुभूति, सिंपैथी। इसमें जो है बालक के समाजीकरण में क्या होता है कि सहानुभूति बालक को मिलनी चाहिए। अगर सहानुभूति नहीं मिलेगी बालक को तो वह क्या हो जाएगा, अपने आप में कमज़ोर पड़ जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि हम इस संसार में क्या हैं, अकेले हैं। तो बालकों के साथ क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तीसरा है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण अर्थात कैसे होता है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है। इसमें जो है क्या होता है, अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूति होता है। अर्थात सामाजिक शिक्षण में क्या होता है कि परिवार में ही बालक सीखता है और किसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है वह भी बालक देखता है। मुझे चाह रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। चौथा है जो प्रभावित करता है कारक समाजीकरण को, समाज को, पुरस्कार एवं दंड। इसमें क्या होता है, यदि कोई बालक अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, पुरस्कार देते हैं। यदि कोई बालक अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, दंडित कर देते हैं। चौथा है वंशानुक्रम। छठा है पड़ोस। यदि बालक को अच्छा वातावरण, पड़ोसी अच्छे मिल गए तो उसका नेचर भी अच्छा स्वभाव का हो जाएगा और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहेगा। सातवां जो कारक है स्कूल। स्कूल कैसे, क्योंकि क्या होता है प्रारंभिक जो शिक्षा मिलती है परिवार में मिलती है और इसके बाद बालक की जो दूसरी शिक्षा मिलती है कहाँ पर, स्कूल में जाकर मिलती है। इसमें बालक जो है रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान करता है। स्कूल में जाकर के भेदभाव को समझता है, अर्थात वहाँ पर भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। सभी एक सामूहिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूल में। तो स्कूल क्या हो गया, एक सामाजिक वातावरण हो गया। स्कूल में सामाजिकरण जो होता है तीव्र गति से होने लगता है। तो ये स्कूल जो है प्रभावित करता है बालक के समाज में रहने के लिए। आठवां जो कारक है बालक के साथी। जो बालक होता है वह अपने हम उम्र के साथियों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बालक उस समय ना तो जाति पाति से मतलब रहता है ना ऊंच नीच से मतलब रहता है। उन्हें केवल खेलने से मतलब रहता है और आनंद लेने से। तो वे खेल खेल में भी बालक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कारक है समुदाय, कम्युनिटी। इसमें समुदाय में क्या होता है कि राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जाति पूर्व धारणाएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं समुदाय में। मनोरंजन भी आता है। तो ये चीज़ें बालक को सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। जो 10वां है धर्म, रिलीजन। इसमें बालक को क्या क्या देखने को मिलते हैं, बालक अपने धर्म तथा जो धार्मिक मान्यताएं हैं बालक उनको अनुसरण करता है। जो परिवार है, नेक्स्ट नंबर है जो हमारा 11वां नंबर, परिवार, फैमिली। इसमें क्या करता है बालक, धर्म के कार्य होते हैं, समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। धर्म के कुछ संस्कार होते हैं परिवार में ही, जैसे परंपराएं, आदर्श,
तथा मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में जाता है, वैसे वैसे उन बातों को वो स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। जैसे किसी के घर में गया, अपने ही घर में है, दीपावली का त्यौहार आया तो देखता है दीप जलाना, उस दिन लक्ष्मी जी का पूजन करना, तो ये संस्कार बालक अपने घर से ही सीखता है। अब आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण के प्रकार। कौन कौन से समाजीकरण के प्रकार? पहला है प्राथमिक समाजीकरण। दोस्तों, जो आपको ये पॉइंट लेकर आए हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में, और आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिए जाएंगे अटेंड करने के लिए, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपको अभी कितना तैयार है और आगे कितना तैयार करना बाकी है। तो जो पहला है हमारा प्राथमिक समाजीकरण। समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति का विकास इसी चरण में होता है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। यदि पूछ ले प्राथमिक समाजीकरण क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? परिवार एवं मित्र। स्कूल नहीं होगा, स्कूल क्या होगा? दूसरे नंबर पर आ जाएगा, सेकंड नंबर पे। परिवार के बाद ही जो शिक्षा ग्रहण की जाती है बालक स्कूल में ग्रहण करता है। जो दूसरा है समाजीकरण में, द्वितीय या गौड़ समाजीकरण। इसमें क्या होता है? बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों व्यवहारिक रूप से सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कह सकते हैं कि द्वितीय जो गौड़ विद्यालयों में जो होता है, बालक परिवार से जाकर के शिक्षा ग्रहण करने जाता है विद्यालय, वहाँ खेल के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करता है, अच्छे संस्कार को देखता है और उनका अनुसरण करता है। ये हमारा द्वितीय जो है समाजीकरण अर्थात गौड़ समाजीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है शैशवकाल। इसके बारे में जानते हैं। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है जन्म से ही शुरू हो जाती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं समाजीकरण प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। इसमें क्या होता है? बच्चों में भाषा तथा अन्य प्रकार के व्यवहार का विकास, सीखने की प्रवृत्ति तथा अभिन्न अंग उत्पन्न हो जाते हैं और चीज़ें सीखने में आगे बढ़ने लगते हैं। वस्तुओं को देख करके सीखते हैं या किसी का अनुसरण करते हैं। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर करता है। शैशवकाल में प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, रोने लगते हैं। कोई आया तो सोचते कुछ मिल ही जाएगा खाने को। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में आक्रामक प्रवृत्ति की अवस्था होती है, अर्थात बच्चे तुरंत नाराज हो जाते हैं। इसमें बच्चों को चाहिए सहानुभूति। अगर बच्चों को सहानुभूति, प्यार मिल रहा है तो शांत रहेंगे, प्यार नहीं मिल रहा तो आपको परेशान कर लेंगे। तीसरी अवस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता के भावना का विकास होता है, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। सहानुभूति चाहिए उत्तर बाल्यावस्था में। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास भी इसी अवस्था में होता है। पक्षपात जो है और भेदभाव का तो उत्तर बाल्यावस्था में। और बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास भी इसी अवस्था में हो जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था यह समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चे? अपने ही उम्र के लोगों के साथ रहना, खाना, बैठना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। समाजीकरण मुख्य अभिकर्ता कौन कौन से? अध्यापक की भूमिका। बच्चों में जो है परिवार के बाद किसकी भूमिका आ जाती है? अध्यापक की भूमिका आ जाती है। परिवार के बाद बच्चों के विद्यालय में प्रवेश मिलता है। अध्यापक शिक्षा के द्वारा बच्चों में
सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज एवं संस्कृति में मान्य होते हैं। नेक्स्ट है, स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार जो है विद्यालय बच्चों में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, तो ध्यान लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नींव है यहाँ पर होगा दोस्तों। व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। कहाँ पर शिक्षा ग्रहण मिलती है? परिवार के बाद स्कूल में। समाजीकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं तथा बालकों के समाजीकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वे उनके साथ स्नेह सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करें। अर्थात शिक्षक को चाहिए बालक को डांटे नहीं, ना ही दंडित करें। शिक्षक को बालकों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए? सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए, स्नेह का। आगे बढ़ते हैं, परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार की क्या भूमिका होती है बच्चों पर, बालकों पर? बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का भी अंग बन जाता है। माता पिता का यदि व्यवहार अच्छा है, सामाजिक सांस्कृतिक है, तो बालक भी उनका अच्छा सांस्कृतिक बनेगा। परिवार में ही बच्चों को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए और किन किन कारणों से बचना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और समाज उससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मित्र समूहों की भूमिका। इसमें क्या होता है? बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों से प्रायः खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है। बालक क्या करता है? अपने हम उम्रों के साथ खेलना पसंद करता है। इसमें समाजीकरण में खेल की भूमिका। समाजीकरण में खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। ये किसमें? समाजीकरण खेल की भूमिका के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिछले वर्ष पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। बाल विकास से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें समाजीकरण प्रक्रिया से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे और इसका आंसर करते जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये तात्पर्य हो जाएगा। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समायोजन जहां पर आ जाए दोस्तों, इसकी एक पहचान है समायोजन, दिख जाए, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजीकरण है। समाजीकरण है, हमारा आंसर है डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसके पहले जो क्वेश्चन था शिक्षा के संदर्भ में पूछा था, यहाँ पर केवल क्या पूछ रहा है? समाजीकरण। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, जो समाज की मान्यताएं हैं उन्हीं के अनुसार हमें अनुसरण करना है। उससे यदि हम हटकर कार्य करेंगे तो समाज हमें क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो जो मानदंड बना रखे हैं समाज, उसका अनुकूलन, उन्हीं का पालन करना, अर्थात हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण के निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय अर्थात जो चलती फिरती नहीं है, परंतु समाजीकरण का पूरा समावेश उसमें शामिल है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, सार्वजनिक पुस्तकालय, निष्क्रिय एजेंसी।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सही नहीं है, पूछ रहा है तो कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये सही है, समूह में कार्य सहभागिता होनी चाहिए, समाजीकरण का ही अर्थ ही निकल कर आ रहा है। सामाजिक पृष्ठभूमि, ये भी सही। समाजीकरण सामाजिक नियमों का है, ये भी सही। पर प्रजातंत्र, यहाँ प्रजा कहाँ गई, अर्थात ये सही नहीं है, इसी पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, क्या होगा आंसर इसका दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सी डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है, परिवार। कंप्यूटर भी नहीं हो सकता, आनुवंशिकता नहीं हो सकता, राजनीतिक दल भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो गया, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। सबसे उपयुक्त कथन बताना है। फिर से पढ़ें, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इनमें से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल नहीं। माता पिता परिवार के द्वारा, हाँ, ये तो पड़ोसी भी तो होते हैं, मित्र भी तो होते हैं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथन सत्य बताना है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौरवाहक हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौरवाहक हो सकते हैं समाजीकरण के विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। आगे आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं, ये सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, कोशिश अच्छी हो और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहें। धन्यवाद दोस्तों।